हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 लेने जा रहे हैं और इसका हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये था कि द वॉल्यूम ऑफ 4n HCl एंड 10n HCl कितना रिक्वायर्ड होगा अगर हमें 6n HCl 1 लीटर बनाना है। मतलब हमारे पास रिजल्टेंट NV गिवन है। ये कितना है? n है हमारे पास 6n HCl और कितना लीटर बनाया हमने? 1 लीटर बनाया है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए कितना टोटल वॉल्यूम लगेगा वो हमें देखना है। ठीक है, हमें दोनों HCl का मोलारिटी गिवन है 4n और 10n, तो मतलब इसका गिवन है 4 और इसका गिवन है 10। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो n1 है मेरे पास 4 और n2 है मेरे पास 10, लेकिन मेरे पास ना ही v1 है और ना ही मेरे पास v1 है और ना ही मेरे पास v2 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये जानता हूं कि मेरे पास v1 प्लस v2, जो v1 प्लस v2 है वो v के इक्वल है, जो कि 1 लीटर के इक्वल है। तो अगर मैं v1 को x मान लूं, तो मेरे पास v2 क्या आएगा? 1 माइनस एक्स, यही आएगा। तो बस हमें यही इस वैल्यू में पुट करना है। तो हम n1 को क्या रखेंगे? 4 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 6 इंटू 1। ठीक है, इक्वल टू 6 इंटू 1। ठीक है, यहां हम करेंगे, हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। n1 की जगह 4 रखा है, v1 की जगह x रखा है, n2 की जगह 10 रखा है और v2 की जगह 1 माइनस एक्स रखा है। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास 6n और 1 लीटर है, तो 6 रख दिया हमने n की जगह और v की जगह 1 लीटर रख दिया। बस अब इसको सोल्व करना है। 4x प्लस 10 माइनस 10x इक्वल टू 6। अब इसको यहाँ अगर 4x माइनस 10x करें तो माइनस 6x बचेगा, वहां पर 6 माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस 6x इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 6x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4। कितना हो जाएगा? माइनस 4। ठीक है, अब यहां पर अगर माइनस से माइनस काट दें तो हमारे पास जो x आएगा वो कितना आएगा? 4/6। कितना आ जाएगा? 4/6। ठीक है, 4/6 आ जाएगा। और इसका अगर हम आंसर देखें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.67 के आसपास। कितना आंसर आएगा? 0.67 के आसपास हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और x की वैल्यू क्या है? x ही तो हमारा v1 था, x हमारा क्या था? v1 था, तो v2 क्या आ जाएगा? v2 आ जाएगा 1 माइनस एक्स, डेट इज 1 माइनस 0.67, मतलब कितना आ गया? 0.33 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारे पास v2 निकल गया। तो हमने v1 भी कैलकुलेट कर लिया है और v2 भी कैलकुलेट कर लिया है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है इस वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 दे रखा है, जो कि प्रेजेंट है 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। तो हमें इस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट या ग्राम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1 बाय वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, तो बस अब इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो n बराबर गिवन वेट कितना है हमारे पास? 9.8। ठीक है, और H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? हमने पीछे निकाला था, 49 आता है। कितना आता है? 49 आता है। इंटू 1 बाय वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 2 लीटर है। तो बस अब यहाँ पर अगर पॉइंट हटाएंगे और नीचे 10 लगाएंगे तो 49 2 हो जाएगा 98, 2 से 2 कट जाएगा, तो n जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1/10। कितना आ जाएगा? 1/10। ठीक है, और यहाँ पर n मेरे पास आ गया 0.1। कितना आ गया? 0.1। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास कि फॉर अ सोल्यूशन ऑफ 49% सल्फ्यूरिक एसिड द डेंसिटी इज दिस 1.5 ग्राम पर ml, फाइंड नॉर्मेलिटी। अब यहाँ पर डेंसिटी वाला फॉर्मूला लग जाएगा बस। तो नॉर्मेलिटी बराबर हमारे पास क्या होगा? ग्राम वेट यानी कि गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ, एक मिनट, हाँ इक्विवेलेंट वेट किसका लेंगे? इक्विवेलेंट वेट लेंगे हम सल्फ्यूरिक, एक मिनट, हाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। चलिए एसिड, ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा? इनटू में हमारे पास डेंसिटी इनटू 1000/100 ले लेंगे। बस ये हमारे पास थोड़ा सा चेंज है। हमने क्या किया? 100 को इधर रखना था, इक्विवेलेंट वेट को इधर रखना था, बस वही कर दिया, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो n बराबर वैल्यू पुट कर दीजिए। गिवन वेट है 49% में, तभी तो 100 लगाया, तो ग्राम में ले लेंगे। इक्विवेलेंट वेट होता है इसका कितना? इक्विवेलेंट वेट कितना होता है हमारा? 49 ही होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, इंटू डेंसिटी है 1.5 इंटू 1000/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट, 49 से 49 कट, n बराबर हमारे पास 1.5 इंटू 10 आ जाएगा, मतलब n की वैल्यू आ गई 15। n की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। सॉल्व हो गया हमारे पास, नॉर्मेलिटी हमने निकाल ली। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है ऑफ m/20 सोल्यूशन ऑफ H2SO4। अब ये जो m/20 है ना, ये m क्या है? ये m है मोलैरिटी। ये m क्या है यहाँ पर? ये जो m है ये है मोलैरिटी। तो अब आपको मोलैरिटी गिवन है और नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो याद कीजिए, हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला पढ़ा था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, यही था। अब हम जानते हैं कि जो n फैक्टर होता है वो क्या होता है? या तो वो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, अगर एसिड है तो उसके अंदर बेसिसिटी हो सकती है, मतलब कितने बेस प्रेजेंट है वो n फैक्टर हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन n फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो वहाँ पर हम एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन भी देख सकते हैं एन फैक्टर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें H2SO4 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा बनेगा, OHS डबल बॉन्ड O और यहाँ OH। अब ये एक एसिड है पर इसमें 2 OH है तो इसके एन फैक्टर कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ से अगर मैं एन निकालने की कोशिश करूँ तो एन फैक्टर हो गया 2, मोलैरिटी है 1/20, एम यहाँ पर यूनिट है, ठीक है, 1/20। तो एन मेरे पास कितना आ गया, एन मेरे पास आ गया यहाँ पर 1/10 डेट इज 0.1। कितना आ गया, 0.1 आ गया मेरे पास एन। बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ट्रिक ये होती है कि बस आपको एन फैक्टर निकालना आना चाहिए, एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम ही है, हमें इसमें भी क्या है, एन फैक्टर निकालना है। अब यहाँ पर H3PO4 एन फैक्टर इसका पता होना चाहिए, H3PO4 का, ठीक है ना। H3PO4 का हमें एन फैक्टर पता होना चाहिए कितना होता है। तो याद रखना ये जो फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4 इसका एन फैक्टर है ट्राइबेसिक है। ट्राइबेसिक मतलब इसके अंदर 3 OH मिलेंगे, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, ये एसिड है तो 3 OH मतलब इसका एन फैक्टर हो गया 3। कितना हो गया, 3। जैसे अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कुछ, एक मिनट, ये देखिए ऐसे, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ देखिए 1 2 3, तो इसके एन फैक्टर कितने हो गए, तो इसके एन फैक्टर हो गया 3, ठीक है, क्योंकि एक एसिड और इसके अंदर कितनी बेसिसिटी है 3, तो इसके एन फैक्टर कितने हो गए, 3 हो गए। तो बस एन बराबर हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी, एन फैक्टर है 3, मोलैरिटी है 1/30, तो यहाँ कितना आ जाएगा आंसर 1/10। तो एन मेरे पास आ गया है 0.1, क्योंकि 10 से 1 को काटेंगे तो 0.1 आएगा आंसर, ठीक है। ये नॉर्मैलिटी निकल गई। अब इसी तरीके के क्वेश्चन आपको नीट में, क्यूट में, सीबीएसई बोर्ड में, जेईई में मिलते हैं, बहुत इजी होते हैं, पर चूंकि हमें पता नहीं होता है कि करना कैसे, इसलिए हम गलती कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म 5 लीटर 2N सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हमें बस अमाउंट फाइंड करना है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मैलिटी हमें गिवन है, अमाउंट फाइंड करना है, मतलब ग्राम वेट हमें निकालना है। तो ग्राम वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इंटू 1/वॉल्यूम, और वो लीटर में दे रखा तो पर 1000 लेंगे नहीं, तो ग्राम वेट हमारे पास नहीं है, ये नहीं पता हमें। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है वो पता, अगर सब चीज़ें मैं इधर ले जाऊँ तो n इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इसी को मैं लिख सकता हूँ कैसे, ग्राम वेट इक्वल टू एन फैक्टर, एन कितना है, सॉरी यहाँ पर नॉर्मैलिटी कितनी है 2, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया सोडियम कार्बोनेट का 53, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, तो 2 5 10, तो 530 आ जाएगा मेरे पास आंसर। 530 ग्राम है मेरे पास गिवन वेट किसका, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि हमारे पास 0.1 N 50 cc या सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम है ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर प्रेजेंट है, जिसको हमने मिक्स किया है 100 cc ऑफ सोल्यूशन। तो फाइंड कीजिए नॉर्मैलिटी ऑफ द न्यू सोल्यूशन। तो न्यू सोल्यूशन की नॉर्मैलिटी फाइंड करनी है, हमें क्या करना है, न्यू सोल्यूशन की नॉर्मैलिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। मेरे पास 0.1 N और वॉल्यूम, मतलब नॉर्मैलिटी और वॉल्यूम गिवन है एक सोल्यूशन की कॉपर सल्फेट के, ठीक है। उसे मैंने मिक्स किया है एक और सोल्यूशन में जिसका वॉल्यूम मुझे गिवन है लेकिन नॉर्मैलिटी नहीं गिवन। तो मिक्स करने के बाद नॉर्मैलिटी चेंज होगी, सिंपल सी बात है। तो बस हमें क्या निकालनी है, न्यू नॉर्मैलिटी निकालनी है। तो यहां पर मेरे पास N1V1 इक्वल टू N2V2 वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। N1V1 इक्वल टू N2V2 वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो N1 कितना हो गया, N1 है 0.1 और V2 कितना है, V2 है 50 इज इक्वल टू N2 मुझे नहीं पता और V2 है मेरे पास 100, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और नीचे 10 लगाएंगे, तो N2 बराबर मेरे पास हो जाएगा 50/10 इंटू 1/100, ये हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा N2 का 5/100 डेट इज 0.05 N, ठीक है। ये मेरे पास N2 निकल गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 75 ml एंड 3N HCl। 75 ml हमें वॉल्यूम दे रखा है, 3N मेरे पास क्या है, नॉर्मैलिटी है HCl सोल्यूशन की। तो हाउ मच वाटर हम इसे मिक्स करें कि इसका जो नॉर्मैलिटी है 1N हो जाए, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। वॉल्यूम इतना है 75 ml और इसकी नॉर्मैलिटी है 3N किसकी, HCl सोल्यूशन की। तो इस सोल्यूशन में मैं कितना वाटर मिक्स करूँ कि इसकी नॉर्मैलिटी घट के 1N हो जाए। तो वही जो ऊपर कॉन्सेप्ट लगाया वही कॉन्सेप्ट नीचे लग जाएगा, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही, ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो बस मुझे क्या करना है, N1V1 इक्वल टू N2V2 करना है। तो N1 क्या है 3, V1 क्या है 75 ml, N2 क्या है 1, V2 मुझे नहीं पता, ठीक है। V2 मुझे नहीं पता, तो V2 जो मेरा निकलेगा वो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 5 और 2, 225, ये वॉल्यूम आ गया। लेकिन ये एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है। अब ऑप्शन में आपको ना 225 मिलेगा, लेकिन आप इसको टिक कर देंगे, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए उसने बोला है कितना वाटर मिक्स करें, कितना ना, उसने टोटल नहीं पूछा कितना मिक्स करें पूछा, क्योंकि पहले से ही उसके पास क्या बोलते हैं 75 ml पहले से ही प्रेजेंट है,
पहले से उसके पास 75 ml प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारा 225 जो है ये तो टोटल निकला ना, हमने कितना डाला वो हमें नहीं पता, तो हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो डेल्टा वी निकालना पड़ेगा, V2 माइनस V1। ये डेल्टा वी है, कितना हमने ऐड किया, हाउ मच मोर वाटर वी एडेड, जो हमने ऐड किया वो डेल्टा वी है। तो V2 मेरे पास कितना निकला था 225 और V1 है 75, तो डेल्टा वी मेरे पास आ जाएगा 150 ml वाटर मैंने और ऐड किया है ताकि मैं 3n से नॉर्मेलिटी 1n तक ले जा सकूं। तो मैंने कितना वाटर ऐड किया है, 150 ml वाटर मैंने ऐड किया है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 250 ml n/10 250 ml n/10 solution of sodium carbonate। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस। तो बस यहाँ पर नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। नॉर्मेलिटी बराबर क्या है हमारे पास, नॉर्मेलिटी बराबर हमारे पास होता है गिवन वेट, जो कि हमें निकालना है, या ग्राम वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इनटू में वॉल्यूम, चूंकि ml में है तो यहाँ 1000 लेंगे और नीचे वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम चूंकि ml में था इसलिए यहाँ पर 1000 लिया है और नीचे क्या लिया है, वॉल्यूम लिया है मैंने, ठीक है। तो बस अब हमें गिवन वेट या ग्राम वेट को हम एक साइड ले आते हैं और बाकी सब चीज़ों को इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम बाय 1000, ये हो जाएगा हमारे पास नया फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर जो ग्राम वेट हो कितना है 1/10 नॉर्मेलिटी, सॉरी गिवन वेट 1/10 नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट कितना है सोडियम कार्बोनेट का 53, वॉल्यूम कितना गिवन है 250 ml, ठीक है। और यहाँ पर पूरे पे क्या आ जाएगा 1000, 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 10 से 10 कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला जो गिवन वेट आएगा वो कितना आ जाएगा 53 इंटू 25 बाय 10 इंटू 10 इंटू 100, ठीक है। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे, इस पूरे को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.325। क्या आएगा 1.325। इसका मतलब जो हमारा गिवन वेट है वो अप्रॉक्स हमारे पास 1.3 ग्राम के आसपास आ जाएगा। जब आप इस पूरे को सोल्व करेंगे तो आपको 1.325 आंसर मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन में आंसर होगा वो 1.3 ग्राम होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए अगला एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर कि 25 ml of n/20 solution of oxalic acid neutralized by 20 ml solution of potassium permanganate KMnO4 in acidic medium। तो हमें नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिए, हमारे पास एक ऑक्सैलिक एसिड गिवन है, ठीक है, और KMnO4 इन एसिडिक मीडियम गिवन है, और हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, हमें बस फाइंड करनी नॉर्मेलिटी किसकी, KMnO4 वाले सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड की नॉर्मेलिटी भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, जबकि KMnO4 का सिर्फ वॉल्यूम गिवन है। तो यहाँ पर आपको ही पता चल गया है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो N1 है 25, सॉरी N1 है हमारे पास 1/20, V1 है 25, N2 हमें नहीं पता, लेकिन V2 हमें पता है वो कितना है 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर N2 मेरे पास क्या आ जाएगा, N2 मेरे पास आ जाएगा 25/20 इंटू 20 यानी कि 400, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं N2 निकालूँ तो N2 मेरे पास आ जाएगा 1/16 N, कितना आ जाएगा 1/16 N आ जाएगा। अब यहाँ पर कैच ये है कि मुझसे स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन भी पूछा है, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सोल्यूशन। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, n की मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्विवेलेंट वेट से। तो KMnO4 का एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 31.6। याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने आपको KMnO4 का एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल स्टेट में इक्विवेलेंट वेट निकाल के भी दिखाया था, और मैंने ये भी बोला था कि इसको आपको डायरेक्ट लर्न करना है, ठीक है। तो देखिए इसका यहाँ पर यूज आ गया, n कितना निकला KMnO4 के लिए 1/16, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है एसिडिक मीडियम में 31.6, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.97, ये आ जाएगी हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4, ठीक है। तो दो हमारे पास यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एक तो नॉर्मेलिटी वाला और एक स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि 20 ml, हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि 20 ml ऑफ क्या प्रेजेंट है, 20 ml N/5 HCl, 40 ml N/5 H2SO4 और 80 ml N/10 HNO3। ये तीनों एसिड है, पहली बात तो तीनों एसिड है और तीनों को हमने मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, तीनों को मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद हमसे जो हमें रिजल्टेंट सोल्यूशन मिला है उसकी नॉर्मेलिटी पूछा है, ठीक है। तो हमसे जो पूछा है, हमसे मिक्स करने के बाद हमने मिक्स कर दिया टुगेदर, मिक्स टुगेदर। तो अब हमें फाइंड करना है नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन जो मिक्स करने के बाद बना है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो देखिए इसके लिए याद कीजिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 बाय
V1 प्लस V2 प्लस V3। और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब सारे जो सोल्यूशन है वो एसिडिक हो या सारे सोल्यूशन बेसिक हो। तो यहाँ पर तो सारे क्या है एसिड है, HCl भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है और HNO3 ठीक है नाइट्रिक एसिड भी क्या है एसिड है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारे पास n क्या आ जाएगा, n हमारे पास आ जाएगा N1 कितना है 1/5 इंटू 20 प्लस N2 कितना है, N2 है 1/5 इंटू 40 प्लस N3 कितना है 1/10 इंटू 80 और अपॉन में क्या आ जाएगा 20 प्लस 40 प्लस 80, 20 प्लस 40 प्लस 80। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम कट करें तो यहाँ 5 4 20, 5 8 40, 0 से 0 कट, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, और यहाँ पर इसको सोल्व करना है तो 140 आएगा। और जब आप इस पूरे को सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 8 20 बाय 140। ठीक है, 0 से 0 कट कर देंगे तो हमारे पास जो n आएगा रिजल्टेंट जो सोल्यूशन का n है वो कितना आ जाएगा 2/14 डेट इज 1/7। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया n के लिए, n ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन आ गया हमारे पास 0.14 n। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया 0.14 n। ठीक है, 1 ये 4 है 14 n। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 40 ml। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास सारे एसिड थे हमने उसको मिक्स किया और हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो सोल्यूशन की हमने नॉर्मेलिटी निकाल ली। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है 40 ml n/10 HCl लिया, उसको हमने मिक्स किया, उसको भी हमने मिक्स किया, लेकिन 60 ml n/20 सोल्यूशन ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक एसिड है और एक बेस है। तो इसके लिए अब अगर हम एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं तो क्या इसके लिए सेम नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला लगेगा? नहीं, इसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला था। वो क्या था? वो था आपका n बराबर N1V1 माइनस N2 V2 बाय V1 प्लस V2। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि हमें N1 V1 किसे लेना है, उसको लेने के लिए, उसको पता करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें पता होना चाहिए मिली इक्विवेलेंट वेट, मिली इक्विवेलेंट वेट। और मिली इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? वो n इंटू वी से निकलता है। तो n इंटू वी से हमारा मिली इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। तो पहले के लिए अगर हम निकालें तो 40 इंटू 1/10 कितना आ गया 4 फर्स्ट के लिए। दूसरे के लिए अगर हम निकालें तो वो आ जाएगा हमारे पास 60 इंटू 1/20, ये आ जाएगा 3। तो जाहिर सी बात है कि जो पहले वाला है 40 ml n/10 HCl वो ज़्यादा आ रहा है, उसका 4 आ रहा है, और दूसरे वाले का 60 ml n/20 का मिली इक्विवेलेंट वेट कम आ रहा है। तो हमारे पास जो N1V1 है वो HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। तो सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो यहाँ पर जो N1V1 हम लेंगे वो किसका लेंगे? ऑफ HCl। किसका लेंगे? ऑफ HCl हम N1V1 लेंगे। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो n बराबर हम क्या ले लेंगे? N1V1 क्या है इसके लिए 4 माइनस 3 बाय V1 कितना है? V1 है 40 प्लस 60। तो यहाँ पर 1/100 आ गया। कितना आ गया? 1/100 आ गया। तो n हमारे पास आ गया 0.01। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो ये आपके पास आंसर होता है, दूसरा प्लस में आपसे पूछेगा नेचर ऑफ द सोल्यूशन। नेचर ऑफ द सोल्यूशन, तो नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ सोल्यूशन इज एसिडिक। और वो क्यों है वो भी आपको पता चल गया, क्योंकि जो मिली इक्विवेलेंट वेट है वो एसिडिक वाले सोल्यूशन का ज्यादा है। इसलिए पूरा सोल्यूशन कैसे बिहेव करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा, भले ही आप उसमें बेस डाल दें। ठीक है, अगर दोनों का मिली इक्विवेलेंट वेट सेम आ जाता तो सोल्यूशन कैसा हो जाता? न्यूट्रलाइज हो जाता। सोल्यूशन ना ही एसिडिक होता और ना ही बेसिक होता। चलिए अब यहाँ तक हमने नॉर्मेलिटी के मेजर क्वेश्चंस कर लिए हैं और आपको इन्हीं फॉर्मेट में से कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड में, क्यूट में, नीट में मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? फॉर्मेलिटी की। किसकी बात करेंगे? फॉर्मेलिटी की। तो अब हम करने जा रहे हैं फॉर्मेलिटी को। तो देखिए फॉर्मेलिटी हमारे पास एक टॉपिक बच गया है इसका, वो है मतलब इस कॉन्सेप्ट का नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, और मोलैरिटी के बाद एक बचता है वो है फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलर मास ऑफ आयोनिक सॉलिड इज नॉट डिटरमाइन because of their dissociation. So the mass of ionic solid is often referred as formula mass। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो मोलिकुलर मास होता है ना आयनिक कंपाउंड का, उसको आप पता नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने कोई आयनिक कंपाउंड लिया और उस आयनिक कंपाउंड को आपने क्या किया? एक सोल्यूशन में डाल दिया, वाटर में डाल दिया। तो वो वाटर में जाते ही वो आयनिक कंपाउंड डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज एक बीकर है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? ये है वाटर। अब इसमें आपने क्या किया? सोडियम क्लोराइड डाल दिया। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड डालने के बाद क्या हुआ? इस वाटर में सोडियम क्लोराइड जो है वो डिसोशिएट हो गया।
ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन है ये NaCl का सोल्यूशन है, लेकिन NaCl इसमें एज इट इज नहीं प्रेजेंट, NaCl इसमें सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब डिसोसिएट हो गया, टूट गया। तो क्या अब आप इसका मोलिकुलर मास या मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी आयनिक सॉलिड का हम फॉर्मूला मास रिफर करते हैं। क्या करते हैं, जो उसका फॉर्मूला मास होता है, जो उसका फॉर्मूला मतलब जो उसका, जैसे NaCl है इसका फॉर्मूला है, तो जो इसका मास होगा वही हम आयनिक सॉलिड का मास कंसिडर करेंगे, ठीक है। और जो नॉर्मेलिटी होती है वो मोरालिटी होती है उसके इक्वल ही होती है। तो उसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा फॉर्मेलिटी का, गिवन वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड। बस फर्क ये है कि आयनिक कंपाउंड के लगता है, गिवन वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड, या फॉर्मूला वेट वही ग्राम मोलिकुलर वेट, फॉर्मूला वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू 1 बाय वॉल्यूम अगर लीटर में, और अगर ml में होगा तो पर आप क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। समझ में आई बात। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और ये सारे क्वेश्चंस सॉरी ये सारे जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। चलिए समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को, कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। देखिए अब हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट इज द सब्सटेंस, लिमिटिंग रिएजेंट इज द सब्सटेंस या रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट या तो कोई सब्सटेंस होगा या फिर आप उसे रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, विच इज कंप्लीटली, क्या बोल रहा हूं, विच इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जो हमारा लिमिटिंग सब्सटेंस या रिएजेंट है वो क्या है, वो एक ऐसा सब्सटेंस या रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। क्या होता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में अगर कोई रिएक्टेंट या फिर कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली सब्सटेंस कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है तो वो उस रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा। अब इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे कि यहां पर मैं कह रहा हूं कि 17 ग्राम ऑफ AgNO3, 17 ग्राम ऑफ AgNO3 is reacts with 25 gram of HCl. It's react with 25 gram of HCl. Identify the limiting reagent. Identify the limiting reagent and find out amount of AgCl form during the reaction, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें क्या बोला क्वेश्चन में कि 17 ग्राम AgNO3 है जो कि 25 ग्राम HCl से रिएक्ट कर रहा है। तो हमें बस इस रिएक्शन में पता करना है कि तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, क्या पता करना है, पहले हमें पता करना है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, और दूसरा कितना अमाउंट AgCl फॉर्म होगा इस पूरी रिएक्शन में, ठीक है। अब इस चीज इसको करने के लिए ना मैं आपको बता रहा हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन को करने के लिए ना या तो एग्जाम में आपको इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन आपको देगा, ठीक है। अगर इक्वेशन नहीं देता है तो वो कोई ना कोई ऐसी इक्वेशन से रिलेटेड लिमिटिंग रिएजेंट निकालने को बोलेगा जो बहुत ज्यादा फेमिलियर होगी, आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहां पर तो हमने रिएक्शन नहीं लिए, तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं, AgNO3 जब HCl से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो हमें क्या देगा AgCl, और बचा वापस में रिएक्ट कर लेगा AgCl, यहां से Ag, यहां से Cl, तो बचा वो क्या HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 यहां चला गया, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन है, ये हमारे पास रिएक्शन है। अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पता करना है कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास AgNO3 कितना है, AgNO3 है 17 ग्राम, और AgNO3 का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना है 170 ग्राम, इसका क्या है, ये इसका मोलिकुलर वेट है 117 ग्राम। ऐसे ही HCl का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना है 36.5 ग्राम, ठीक है। और AgCl का मोलिकुलर वेट कितना है 193.5 ग्राम, और हमें यही फॉर्म करना है, तो इसलिए हम इससे मतलब रखने हैं, ठीक है। ये इन सबके मोलिकुलर वेट है। अब देखते हैं गिवन क्या है, तो हमें जो गिवन चीज है वो है गिवन वेट। गिवन वेट कितना है 17 ग्राम, AgCl हमें 17 ग्राम है, HCl हमें 25 ग्राम है, ठीक है। और ये हमें नहीं पता कि AgCl कितना फॉर्म होगा, ये नहीं पता। अब आप खुद देखिए 17 ग्राम ऑफ AgNO3 को, ठीक है, 17 ग्राम AgNO3 जो है उसके लिए 25 ग्राम HCl रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके लिए 25 ग्राम HCl रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं, ठीक है, अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पर कि 117 ग्राम इज मोलिकुलर वेट ऑफ AgNO3, बट गिवन वेट जो है वो कितना है 17 ग्राम है, ठीक है। तो जो गिवन वेट है वो 1/10 नहीं है मोलिकुलर वेट ऑफ AgNO3 के। अगर आप इससे जाएं तो जो AgNO3 का मोलिकुलर वेट है वो 117 ग्राम है, 170 ग्राम है, और जो गिवन वेट है वो 17 ग्राम है। तो अगर इसे मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पर जो हमारा AgNO3 है वो 1/10 मोलिकुलर, जो AgNO3 का जो गिवन वेट है वो 1/10 नहीं है मोलिकुलर वेट के,
ठीक है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन क्लोरीन है या HCl जो है वो 36.5 ग्राम उसका मोलिकुलर वेट है, ठीक है, और गिवन है 25 ग्राम, ठीक है। अब हमें 1/10 ही तो चाहिए होगा, 1/10 ही चाहिए होगा, लेकिन अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये तो 1/10 से बहुत ज़्यादा, मतलब 0.1 से बहुत ज़्यादा ऊपर मिल रहा है, मतलब ये ज़्यादा है हमारे पास। जैसे कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ, 170/17, ठीक है, सॉरी 17 गिवन वेट है, अपन में ग्राम मोलिकुलर वेट 170, तो ये मेरे पास 1/10 मोल्स आ गए, ठीक है, ये मेरे पास मोल्स आ गए JNO3 के। ऐसे ही ये JNO3 के मोल्स हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं HCl के मोल निकालूँ, ये JNO3 के मोल्स थे, ठीक है, अगर मैं HCl के मोल्स निकालूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गिवन वेट कितना है 25, यहाँ पे 36.5, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे, ठीक है, तो मेरे पास जो आएगा आंसर, जैसे यहाँ पर 0.1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.9 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 0.9 के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ऑटोमेटिकली अगर हम देखें तो ये ज़्यादा है हमारे पास, क्या है, ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर AgNO3 जो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। अगर मैं इसको टेक्निकली लिखूं तो इन HCl 36.5 ग्राम इज द मोलिकुलर वेट, ये आपको पता ही है कि HCl का जो मोलिकुलर वेट है 36.5 ग्राम है, ठीक है, बट जो गिवन वेट है इज 25 ग्राम, ठीक है। और रिक्वायर्ड कितना बताइए, अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूँ, देखिए रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो मेरे को कितना चाहिए पड़ेगा, मुझे इसका 1/10 चाहिए पड़ेगा, जो मेरे पास गिवन है, जो मेरे पास ये 36.5 है, इसका 1/10 मुझे चाहिए पड़ेगा, ठीक है, 3.65 मुझे चाहिए पड़ेगा, तो 25 ग्राम एंड रिक्वायर्ड वेट, जो रिक्वायर्ड वेट है इज 1/10 ऑफ मोलिकुलर वेट, ठीक है, डेट इज 3.65 ग्राम। लेकिन मेरे पास कितना है, मेरे पास तो 25 ग्राम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो हमें 3.65 ग्राम चाहिए और मेरे पास कितना है, मेरे पास तो 25 ग्राम है, ये ज़्यादा नहीं है, तो बट गिवन वेट ऑफ HCl इज मोर देन इट, इससे बहुत ज़्यादा, 3.65 ग्राम से तो बहुत ज़्यादा 25 ग्राम, ठीक है, सो इट इज रेस्ट आफ्टर दी रिएक्शन, रिएक्शन के बाद ये बचेगा, लेकिन बट जो AgNO3 है इज कंप्लीटली कंज्यूम, तो हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया वो क्या हो गया, हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, सो जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा AgNO3। तो हमने नंबर ऑफ मोल से जो है पता लगा लिया कि हमारे पास कितना क्या बचेगा। जैसे AgNO3 के हमारे पास 1/10 मोल्स आ रहे हैं, HCl के हमारे पास ज्यादा ही मोल्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे पास, इसके मोल्स ज्यादा ही आ रहे हैं, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 1/10 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कम मोल्स है वो AgNO3 के हैं, ठीक है ना, इसके मोल्स क्या है, कम है, इतने 170 ग्राम में, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने इससे पता लगाया कि हमें 1/10 AgNO3 मिल रहा है, तो 1/10 HCl अगर हम देखें तो वो 3.65 होना चाहिए, लेकिन हमें 25 ग्राम गिवन है, कितना गिवन है, 25 ग्राम, जो कि 3.65 ग्राम से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए रिएक्शन के बाद HCl बच जाएगा, लेकिन AgNO3 नहीं बचेगा, AgNO3 कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो इसलिए AgNO3 क्या हो जाएगा, AgNO3 एक हमारे लिए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अगर इसको अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक और तरीके से आपको ये चीज़ बताता हूँ, जैसे कि देखिए हमारे पास रिएक्शन है AgNO3, ठीक है, ये HCl है, ठीक है, जब रिएक्शन हुआ तो AgCl मिला, ठीक है, और HNO3 मिला, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब AgNO3 जो है, जो हमारे पास जो AgNO3 था उसका जो मोलिकुलर वेट है वो 170 ग्राम है और HCl का मोलिकुलर वेट 36.5 ग्राम है, इतनी बात क्लियर है ना। अब यहाँ पर और जो ये AgCl इसका मोलिकुलर वेट 143.5 ग्राम है, ठीक है। अब इससे हमें मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है, अब हमने कहा कि जो ये AgNO3 है हमें 17 ग्राम मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है, 17 ग्राम हमें गिवन है, तो मतलब 1/10 ऑफ दिस, इसका 1/10 हमें गिवन है, ठीक है। और अगर मैं 36.5 का 1/10 लूँ, अगर मैं इसका 1/10 लूँ तो वो 3.65 ग्राम होना चाहिए ना, लेकिन हमें गिवन कितना है, इतना रिक्वायर्ड है, इतना रिक्वायर्ड है रिएक्शन को पूरा करने के लिए, इतना रिक्वायर्ड है AgNO3 से रिएक्ट करने के लिए, बट गिवन कितना है, गिवन है 25 ग्राम, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, तो इसीलिए हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो AgNO3 है, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन HCl तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो रिएक्शन के बाद भी बचेगा। तो अगर 1/10 हमें ये मिल रहा है तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि AgCl भी कितना बनेगा, 1/10 ही बनेगा, कितना बनेगा, 1/10, मतलब 14.3 ग्राम हमारा AgCl फॉर्म होगा, ठीक है। तो 14.3 ग्राम हमारा AgCl फॉर्म होगा, ये भी आपको पता चल गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने दो चीज़ पता करनी थी, पहला तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है वो पता करना था, और दूसरा हमें ये पता करना था कि रिएक्शन के बाद, रिएक्शन कंप्लीट
होने के बाद AgCl कितना फॉर्म होगा, तो वो भी हमने पता कर लिया। अगर हमारा जितना लिमिटिंग रिएजेंट है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, बस इतना आप याद रखिए। लिमिटिंग रिएजेंट 1/10 यानी कि मोलिकुलर वेट का 1/10 था, 17 ग्राम था, तो HCl भी 1/10 यूज होगा। हमारे पास 25 ग्राम है लेकिन हमें रिक्वायर्ड है 3.65 ग्राम की, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा AgNO3। और लिमिटिंग रिएजेंट चूंकि 1/10 है मोलिकुलर वेट का, तो AgCl भी अपने मोलिकुलर वेट का 1/10 बनेगा यानी कि 14.3 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट वाले कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक जो है लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे और जो है माइंड में बातें जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।